चंद्रभागा के तट पर खड़ी प्राची आंखों में असीम आनंद लिए विशाल समुद्र में नदियों का मिलन देख रही थी। तभी बालुई तट पर खड़ी प्राची के पैर सागर ने पखार लिए। असीम आनंद की अनुभूति गजब का आकर्षण होता है समुद्र का। प्राची का मन किया कि वह समुद्र का किनारा छोड़कर उतरती जाए, समाती जाए, ठीक समुद्र के बीचों बीच, जहां नीला सागर शांत स्थिर है, शायद उसके अपने मन की तरह। फिर मन ही मन सोचने लगी कि क्यों आई सबको छोड़कर या फिर भागकर। सागर देखने की उत्कंठा तो कब से थी। वह पुरी पहुंचने से पहले कुछ देर के लिए कोरनाक गई थी, पर उसका मन तो सागर में बसा था। उसे पुरी पहुंचने की जल्दी थी। मगर कल ऐसा क्या हुआ कि बॉस के सामने छुट्टी का आवेदन दिया कि कल ही जाना जरूरी है। मां को ओडिशा घुमाने ले जाने के लिए कल ही से छुट्टी चाहिए, और वह भी कम से कम 5 दिनों की। बॉस के चेहरे से लग रहा था कि उन्हें प्राची की बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर प्राची का चेहरा कह रहा था कि अगर छुट्टी नहीं मिली तो भी चली जाएगी विदाउट पे लीव पर, या फिर नौकरी से इस्तीफा देना पड़े तब भी। बॉस ने छुट्टी सैंक्शन कर दी। प्राची के चेहरे पर सुकून आया, मगर उसने यह बात सिर्फ अपनी सहेली निकिता से शेयर की, इस ताकीद के साथ कि ऑफिस के किसी भी सहयोगी को पता न चले कि वह कहाँ जा रही हैं। प्राची घर चल दी। कोलकाता शहर नियॉन लाइट में जगमगा रहा था। प्राची की आंखों में भी आंसू झिलमिला गए। अचानक मानो नियॉन लाइट से होड़ लगी हो। कई सारे सवाल प्राची के मन में उमड़ रहे थे। वह जानती थी कि इनके जवाब उसे खुद ही देने हैं। वह पूछना चाहती थी खुद से कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे पता था निखिल के सामने होने से यह संभव नहीं। वह सब भूल जाती है, बस लगता है निखिल सामने रहे, उसके बाद उसे दुनिया में किसी भी चीज की जरूरत नहीं। सुबह के 4 बजे ही बिस्तर छोड़ दिया प्राची ने। एक एयरबैग में कुछ कपड़े रखे, मेकअप का जरूरी सामान लिया और जरूरत भर के पैसे लेकर वह बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। वह चाहती थी कि रात होने से पहले पुरी पहुंच जाए। इसके पीछे 2 वजहें थीं। एक तो वह अंधेरा होने से पहले पहुंचना चाहती थी ताकि उसे होटल में कमरा मिलने में कोई परेशानी न होती, और दूसरा, अगर उससे होटल नहीं मिला तो उसके अंकल रेलवे में काम करते हैं। वहां रेलवे का गेस्ट हाउस भी था, वहां कुछ इंतजाम हो जाता। दूसरी अहम बात उसने यह सुन रखी थी कि पूनम की रात समुद्र की लहरें काफी तेज उछलती हैं, मानो चांद को छूना चाहती हों। उसे यह शानदार दृश्य देखना था, और संयोग से उस दिन पूनम की रात भी थी। जब वह समुद्र के तट पर पहुंची, शाम ढल रही थी। समुद्र के दूसरी छोर से चांद निकल रहा था, सफेद चमकीला। प्राची के कदम थम से गए। एक तरफ रेत के किनारे से बुलाता सागर, तो दूसरी तरफ होटलों की कतार, जहां उसे कुछ दिन रहना था। वह सोचने लगी कि पहले होटल ले या समुद्र को छू ले। अगले ही पल अपने एयरबैग को रेत पर पटका उसने और दौड़ गई समुद्र किनारे। सूरज के ढलते ही अंधेरा हो गया। रात में समुद्र की आवाज एक भय पैदा कर रही थी, सिहरन सी होने लगी। अपने दोनों हाथों को सीने में बांध वह जाने लगी पास और पास हाहाकार करते समुद्र के। उसे लगा जैसे यह उसके ही दिल की आवाज हो। दूर समुद्र के दूसरे छोर पर चांद रोशन था, गहन समुद्र। दूर तक पानी ही पानी। बस लहरें उठने के शोर से पता चलता था कि समय सरक रहा है। जी चाहा कि दूर समुद्र में उतरती जाए, चलती ही जाए, जब तक कि पानी उसकी सांसों की डोर न थामने लगे। मगर इस ख्याल को परे झटका प्राची ने। सोचा यह तो आत्महत्या करने वाली बात होगी। उसने ऐसा तो कभी नहीं चाहा। बहुत जीवट है उसमें, जमाने से लड़कर अपना मुकाम बना सकती है। प्राची लौट चली, पुकारते समुद्र की आवाज को अनसुना करके। बैग को एक झटके से कंधे पर लटकाया और चल पड़ी। उसे होटल का कमरा भी लेना था, देर हो रही थी। अब सोच विचार का वक्त नहीं था। अंधकार अपनी पूरी शिद्दत से पसर चुका था। वह चलते चलते भीड़-भाड़ वाले इलाके से दूर आ चुकी थी। सामने जो होटल आया, उसने रिसेप्शन पर जाकर सीधे पूछा कि कोई रूम खाली है। हाँ में जवाब मिलने पर वह कमरा देखने चली गई। सोचा जैसा भी हो, आज रात रुक जाएगी। पसंद नहीं आएगा तो कल बदल लेगी। मगर कमरा खूबसूरत था। सबसे अच्छी बात यह कि उसकी फेसिंग समुद्र की तरफ थी। वह पास जाए बिना भी समुद्र देख सकती है, जिसके लिए वह आई है। खुश होकर प्राची ने कमरा ले लिया
और खाने का ऑर्डर देकर फ्रेश होने चली गई। उसके आने तक डिनर भी आ गया। वह खाना खाकर बाहर बालकनी में बैठ गई, हाथ में कॉफी का मग थामे। अब उसके पास तन्हाई थी, समुद्र था और थी निखिल की यादें। वह इसी के लिए तो आई थी, खुद से बातें करने, जीवन की दिशा तय करने। वहां उसके आगे वह कुछ सोच पाने में असमर्थ, जैसे कुछ सोच पाना उसके इख्तियार में नहीं। हाँ, वह प्यार करती है निखिल को बेहद। उसके बिना जीने की कल्पना भी उसे पागल बना देती है, मगर निखिल का कुछ पता नहीं चलता। उसकी आंखें तो कहती हैं वह भी आकर्षित है, मगर जबान कुछ कहना नहीं चाहती। वह चाहती है निखिल एक बार कहे। बहुत असमंजस में है प्राची। उसके सामने कैरियर है, प्यार है, वह क्या करे? डरती है कहीं आगे बढ़कर यह बात निखिल को बताई तो कहीं इनकार से दिल न टूट जाए। उसके बाद उसके साथ एक ऑफिस में काम करना संभव नहीं होगा। प्यार मिला तो खजाना मिलेगा और न मिला तो जैसे सब छूट जाएगा, दिल टूटेगा, कैरियर भी समाप्त। फिर क्या करेगी वह इस बड़े से शहर में? वापस घर जाकर सब लोगों को, दोस्तों को, गांव के परिचितों को क्या बताएगी? बड़े दम के साथ वह घर छोड़कर आई, गांव से यहां तक। फिर एक ही साल में अपने माँ बाबूजी को भी शहर ले आई, अपने साथ रखने के लिए गोया जता रही हो वह कि आज के दौर में वह किसी बेटे से कम नहीं उनके लिए। फिर उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुकाम हासिल करना है। प्यार करने तो नहीं आई इस कोलकाता जैसे शहर में। तो फिर निखिल उसका रहनुमा कैसे बन बैठा? क्यों वह चकोर की तरह बिहेव करती है? क्यों तकती है उसका रास्ता? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने हैं आज उसे यहाँ। अब उसे फैसला लेना होगा। खुद को मजबूत बनाने ही तो यहाँ आई है। प्राची जानती है कि निखिल को उसकी केयर है, वह परेशान होगा। फिर भी उसे बताकर नहीं आई कि वह कहाँ जा रही हैं। उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न कर सके। उसे फैसला लेना है जीवन का, प्यार का, कैरियर का। अब रात ढल रही है। एकांत कमरे में प्राची सोने की कोशिश में है। पूरे चांद को और समुद्र की लहरों को देख उनका उछाल बार बार आंखों के सामने आ रहा है प्राची के। काश वह निखिल के साथ यहां आ पाती। उसके साथ जिंदगी बिताना कितना सुखद होता, ये सोचकर उसे रोमांच हो आया। प्राची को याद है वह रात को 10 बजे अपनी डेस्क का काम खत्म करके घर आती है। उसके एडिटोरियल हेड उसके कार्य व्यवहार से बहुत संतुष्ट हैं। रात अपनी न्यूज स्टोरी की आखिरी कॉपी उनको देकर वह कैब से घर चली जाती है, जहां रोज की तरह छत वाले कमरे का अकेलापन उसका इंतजार कर रहा होता है। माँ पहले अक्सर उसके लिए गरम खाना बनाती थी उसके आने के बाद, मगर बाद में उसने जिद करके माँ को मना कर दिया। इसके 2 कारण थे। एक तो माँ की बढ़ती उम्र की वजह से उनके घुटनों का दर्द, और दूसरी वह खुद इतनी थकी होती कि खाने की हिम्मत नहीं होती। चाहती बस कुछ ऐसा मिल जाए जिसे सीधे गटक लिया जाए, हलक में दलिए की तरह। सो अब उसे खाना भी वहीं कमरे में रखा मिल जाता है, जिसे नहाने के बाद प्राची जैसे तैसे निगलती है और फिर कुछ देर टीवी के बाद सीधे बिस्तर में। वह कभी रात को किसी से भी फोन पर बात नहीं करती, मगर आज क्यों बार बार उसे लग रहा है कि बस एक बार निखिल की भारी आवाज सुन ले। बस एक बार फोन कर उस पार से आती उसकी सांसें महसूस करे, बस एक बार। इसी असमंजस में उसने हाथ बढ़ाकर पर्स में पड़ा अपना मोबाइल निकालने का उपक्रम किया। बस इतने में ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। जैसे तैसे उसने उसे ऑन किया। इसके साथ ही उसके मन में हजारों ख्याल एक साथ उमड़ पड़े। निखिल का उसके साथ एक्स्ट्रा अटेंटिव बर्ताव करना, उसकी बातों में प्राची ने हमेशा एक सम्मान मिश्रित प्रेम अनुभव किया। प्राची ने कभी कोई हल्की बात उसके मुंह से नहीं सुनी किसी के लिए भी। अपने कॉलेज के दिनों से ही प्राची अपने व्यक्तित्व के चलते हर जगह छाई रहती थी। पढ़ाई, संगीत, वाद विवाद, प्रतियोगिता हो या फिर फैशन डिजाइनिंग अथवा कॉलेज की छमाही पत्रिका में लेखन, संपादन, हर जगह प्राची आगे। कॉलेज के लड़कों की ही नहीं, लड़कियों की भी जैसे स्टार रही है वह। उसे याद है कितने ही लड़के उसके आते जाते रास्ते में खड़े उसकी राह ताकते रहते, कुछ करीब आकर बातें करने की कोशिश करते। कई बार उसे अब सोचकर हंसी आती है कि कैसे किसी भी साल रोज डे के दिन उसके कॉलेज पहुंचने से पहले ही उसकी डेस्क गुलाबों से भरी होती, लाल, पीले, मैरून, पिंक। सबको पता था
उसे गुलाबों से बेइंतहा लगाव है। हर बुके के साथ उसके लिए विश लिखी होती, साथ ही लिखा होता उस लड़के का नाम और एक दबासा अस्पष्ट प्रीत निवेदन। प्राची उन सब प्रीत निवेदन की पर्चियों को फाड़ कर फेंक देती और गुलाब रख लेती। उसका इतना प्रभावी व्यक्तित्व था कि लड़के उसके साथ रहते, मगर जो किला उसने अपने चारों ओर बना रखा था उसे भेद कर भीतर आने की हिमाकत कोई नहीं कर पाया। और आज जैसे लग रहा है, उन दिनों में मजबूत रही प्राची खुद ही अपने बनाए किले की प्राचीरें तोड़ने को मजबूर है। ऑफिस में भी एक निखिल को छोड़कर उसने लगभग सभी की आंखों में अपने लिए एक सवाल देखा। कभी वह हम भी खड़े हैं राहों में वाले स्टाइल में होता, कभी केवल टाइम पास जैसा कहीं किसी सौदेबाजी की तरह। मगर वह कभी नहीं डगमगाई, नहीं झुकी किसी प्रलोभन के आगे। उसका काम बोलता था, उसकी खबरों की रिपोर्टिंग में उसका नाम बोलता था। मगर आज इस आधी रात को क्यों टूट रही है वह, और वह भी एक ऐसे सहकर्मी के लिए जिसने सामने से कभी कुछ कहा नहीं, उसे कोई इशारा भर भी नहीं किया। बस वह रोज उसका लंच टाइम में वेट करता, साथ चाय पीती उसके साथ। वहीं बहुत सी बातें होती। प्राची अब सोचती है बातें भी क्या, वह बस उसे सुनती मंत्रमुग्ध सी हो जाती उसकी आवाज में। कुछ ही पलों में लगता जैसे समुद्र तट पर खड़ी है वह, अंधकार में स्वर की लहरों पर सवार है कि इस समय बहा लिए जा रहा कोई उसके अनछुए मन को, सिहरन सी भर रहा है कोई उस अनछुए तन में। अचानक तंद्रा भंग हुई उसकी। उसने देखा मोबाइल में पता नहीं कब उसकी उंगलियां निखिल का नंबर ढूंढ लाईं जिसे उसने ए बेबी के नाम से सेव किया था। सर्दी की यह रात तेजी से ढल रही थी। फोन हाथ में लिए प्राची उठी। दिल जोर से धड़क रहा था। खिड़की से समुद्र की ओर झांका जो इस वक्त हिलोरे ले रहा था। लहरों की आवाजें किनारों की चट्टानों से टकराने की। लग रहा था जैसे हजारों लहरों पर निखिल का नाम लिखा है और वह नाम उसकी मन की कठोर चट्टानों को भिगो रहा है, तोड़ने की, भेदने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे ख्याल आया निखिल सोते हुए कैसा लगता होगा, और फिर यह सोचती सी प्राची एक शोट सी लजा उठी। मगर इस ख्याल से वह बेहद खुशी से भर उठी। उसने फोन वापस ऑफ कर दिया। सोचा अगली सुबह निखिल से जरूर बात करेगी, अभी नहीं। इस निर्णय के बाद उसे लगा कि अब सो पाएगी वह। हालांकि सुबह होने को है, मगर कुछ घंटे चैन की नींद फ्रेश कर देती है उसे, यह वह जानती है। उसने अब तय किया कि सुबह उठकर समुद्र के किनारे जब लहरें हौले से उसके पैरों को भिगो रही होंगी और समुद्र के ऊपर आसमान में निखिल को लेकर उसकी कल्पनाओं की तरह असंख्य पंछी उड़ रहे होंगे, तब ऐसे में वह निखिल को फोन से अपने मन की बात बता देगी। प्राची को यह सब सोचते हुए बेहद सुकून मिला और फिर पता ही नहीं चला कि वह कब अपने होंठों पर एक मुस्कान लिए नींद के आगोश में चली गई। करीब 2 घंटे गहरी नींद के बाद प्राची जागी। खिड़की से बाहर झांका। सूर्य एक नारंगी रंग के गोले की तरह निकलने के उपक्रम में था। शांत समुद्र में बहुत हल्की सी चमकीली लहरें जैसे बुला रही थीं उसे। प्राची जल्दी से अपना कैमरा उठाकर दौड़ पड़ी समुद्र की ओर। यही पल उसे कैद करने हैं, अपने जहन में भी, अपने जीवन में भी। इन्हीं की साक्षी बन उसे निखिल को अपना फैसला बताना है। नंगे पैरों को लहरें चूम रही थीं। प्राची ने वक्त के इस बेहद खास लम्हे को पहले अपने कैमरे में कैद किया, फिर कांपते हाथों से पर्स से मोबाइल निकालकर निखिल का नंबर मिलाया। धड़कते दिल से उसकी रिंगटोन सुनती रही। सुनो ना, संगमरमर की ये मीनारें। यह सुनते हुए उसे लग रहा था जैसे दिल की धड़कनें कानों से कनपटियों के निचले हिस्से तक जमा हो रहीं। वह खोई थी लहरों में, गीत में। उस बेहद रोमानी आलम में अचानक फोन कनेक्ट हुआ। हेलो, निखिल? वह जोर से लगभग चिल्लाते हुए बोली, पर दूसरी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। निखिल? वह फिर से बोली। हेलो, वे सोए हैं अभी। आप कौन? आवाज निश्चित किसी लड़की की थी। जी, मैं उनके ऑफिस से बोल रही हूं, किसी तरह रुक रुक कर प्राची ने बताया। दूसरी तरह चुप्पी छाई रही। आप कौन? अटकते हुए किसी तरह प्राची ने पूछ ही लिया। मैं निखिल की पत्नी, और आप? प्राची के हाथ से फोन छूटकर गीले बालू पर गिर गया। हैरान खड़ी थी वह। लहरें अब भी प्राची के पैरों को, फोन को भिगो रही थीं। समुद्र की आवाज गूंज रही थी। लहरें आ रही थीं, जा रही थीं।